श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं खबरदार। खबरदार यानी एक ऐसा शो जो आपके लिए खबरें लाने के लिए कहीं भी जाता है, किसी भी कोने में जाता है जहां पर आपके सरोकार की खबर रहती है। मैं सबसे पहले आपको जरा अपना ओबी वैन दिखा देना चाहती हूं। आप ऊपर से नीचे तक आप इसे बर्फ में ढका हुआ कुछ हिस्से को हमें साफ करना पड़ा ताकि ये सिग्नल यहां से जा पाए, आप तक हमारी खबरें पहुंच पाए। यहां इतनी ज्यादा बर्फबारी हुई है और कश्मीर में जो बर्फबारी की शुरुआत हुई है कुछ दिनों पहले भी यहां पर हुई थी, लेकिन बहुत मामूली से बर्फबारी हुई थी। लेकिन अब अगर आप देखेंगे, हमें बताया जा रहा है कि लगभग 1 फीट बर्फ अभी तक पड़ चुकी है और अभी भी बर्फबारी यहां पर लगातार जारी है। चंद मिनटों पहले थोड़ी सी इसकी जो मोटाई है वो आप कम देख सकते हैं, लेकिन यहां की भी पूरी खबरें हम आपको देने वाले हैं। सबसे पहले जरा हम हमेशा की तरह खबरदार के लेंस से खबरों को देख लेते हैं, क्योंकि जो सबसे बड़ी खबर है वो तो जम्मू कश्मीर के नगरोटा से निकल कर आ रही है, जहां पर एक बड़ी साजिश को नाकाम किया गया है। एक ट्रक था, 4 आतंकी थे, पाकिस्तान का बड़ा षड्यंत्र था, लेकिन भारत भी एकदम अलर्ट था। इसीलिए पाकिस्तान का ऑपरेशन नगरोटा नाकाम हो गया। भारत ने आज जैश के आतंकियों को जहन्नुम पहुंचाकर यह संदेश दिया कि अगर आतंकवादियों ने बॉर्डर क्रॉस किया तो उनकी खैर नहीं, भारत के वीर देश के दुश्मनों को कब्र में पहुंचा देंगे। इस ऑपरेशन की पूरी इनसाइड स्टोरी आपको विस्तार से बताएंगे। हमने कठिन परिस्थितियों में आपके लिए एक्सक्लूसिव रिपोर्ट तैयार की है। ये रिपोर्ट आपको बताएगी कि भारतीय जवानों के पराक्रम से कैसे ध्वस्त हो रहा है पाकिस्तान का आतंक। पूर्व सेना प्रमुख और केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह आज के न्यूज मेकर हैं। वो कश्मीर में हुए ऑपरेशन नगरोटा का विश्लेषण करेंगे। उन्होंने आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत की है और इस ऑपरेशन को लेकर उनके जो विचार हैं वो बहुत मायने रखते हैं। इसके बाद हम पाकिस्तान की उस मजबूरी का विश्लेषण करेंगे जिसके चलते उसे अपने पसंदीदा आतंकवादी हाफिज सईद को 10.5 साल जेल की सजा सुनानी पड़ गई। वो हाफिज सईद जो पाकिस्तान की आंखों का तारा है, फौज का दुलारा है, जो वहां की सरकार का थिंक टैंक है, उसे सजा देने के लिए पाकिस्तान को अपने दिल पर बहुत बड़ा पत्थर रखना पड़ा है। आतंकवाद के खिलाफ ग्लोबल लड़ाई को पाकिस्तान ने एक तरह का रंगमंच बना दिया है। इस पाकिस्तानी नाटक के सीन आपको समझने होंगे। और आज की एक अच्छी खबर यह है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की कोरोना वायरस वैक्सीन के शानदार नतीजे आए हैं। आज वैज्ञानिकों ने कुछ नए नतीजे छापे हैं। कहा है कि ये वैक्सीन खासतौर पर बुजुर्ग लोगों के लिए कारगर साबित हुआ है। इस वैक्सीन ने 99% लोगों में इम्यूनिटी को काफी मजबूत किया है। लेकिन हम शुरुआत करते हैं ऑपरेशन नगरोटा से। किस तरह से वहां पर एक बड़ी साजिश को नाकाम किया गया। देश के दुश्मन एक बार फिर ध्वस्त हो गए। कश्मीर में आतंक के मंसूबे चूर चूर हो गए। तबाही की सोच वाले खुद तबाह हो गए। एक एक तस्वीर पाकिस्तान गौर से देख ले। उनके आतंकी भारत के शेरों के आगे ढेर हो गए। सुबह मुठभेड़ 5 बजे शुरू हुई थी तकरीबन, जिसमें कि जो नाका पार्टी है उन्होंने एक ट्रक को रोका था जिसका ड्राइवर फरार हो गया। और जब ये ट्रक की तलाश शुरू हुई तो अंदर से हमारे ऊपर फायर आया। इसकी जवाबी कार्रवाई की गई और इस प्रक्रिया में 4 आतंकवादी मारे गए और उनसे काफी भारी मात्रा में असला बारूद बरामद हुआ। आतंकियों की AK-47 देखिए, ये हैंड ग्रेनेड देखिए, ये ग्रेनेड लॉन्चर देखिए, ये RDX देखिए, ये पिट्ठू बैग देखिए, ये पाकिस्तानी दवाइयां देखिए। बाजवा के आतंकी ट्रक में छिपकर कश्मीर जा रहे थे। इसी गोले बारूद से बड़े हमले का प्लान बना रहे थे, लेकिन देश के मुस्तैद जवानों ने इन्हें ट्रैक कर लिया। कश्मीर पहुंचने से पहले ही इन्हें कब्र में पहुंचा दिया। यहाँ पर जो ये नाका लगाया गया था, ये बिल्कुल बन टोल प्लाजा से थोड़ी पहले लगाया गया था, क्योंकि सुरक्षा बलों के पास पहले से जानकारी थी कि कुछ आतंकवादी एक ट्रक में छिपकर कश्मीर घाटी की तरफ जा रहे हैं। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ट्रक के भीतर जो है भारी मात्रा में जो है गोला बारूद पाया गया है और एक्सप्लोसिव मटेरियल।
11 AK-47 राइफल, 29 हैंड ग्रेनेड, 6 UBGL, बड़ी मात्रा में RDX, पिट्ठू बैग और पाकिस्तान में बनी दवाइयां। बाजवा के आतंकी बहुत बड़े प्लान से आए थे। बॉर्डर से घुसपैठ की और कश्मीर जाने का इरादा था। वहां किसी बड़े हमले की बहुत बड़ी साजिश थी। इन्हें ट्रैक न किया जाता तो बहुत बड़ी तबाही होती। जैश के आतंकी चावल से भरे ट्रक में छिपकर कश्मीर जा रहे थे। सुरक्षा एजेंसियों के पास पहले से इनपुट था, इसीलिए जवान अलर्ट थे। जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे पर आतंकवादियों को नगरोटा में ट्रैक किया गया। जम्मू से 22 किलोमीटर दूर नगरोटा टोल प्लाजा पर इन्हें रोका गया। सुरक्षा बलों ने पहले इन्हें बाहर निकलने के लिए कहा। ट्रक के अंदर जो भी छुपा है, हथियार डाल के हाथ ऊपर करके बाहर आ जाए, आपको कोई नुकसान नहीं होगा। ट्रक के अंदर जो भी छुपा है, आप हथियार डाल के बाहर आ जाए, आपको कोई नुकसान नहीं होगा। ट्रक को रोकते ही कुछ ही देर में आतंकवादियों ने फायरिंग शुरू कर दी। ट्रक में चावल के बीच आतंकवादियों ने मिट्टी के बोरे भी रखे थे। ट्रक में मिट्टी के बोरे को फायरिंग से बचने के लिए रखा गया था, लेकिन आतंकवादियों के बचने के हर रास्ते सुरक्षा बलों ने बंद कर दिए। नगरोटा में सुबह 5 बजे से 8 बजे तक 3 घंटे एनकाउंटर चला। 3 घंटे के इस लंबे एनकाउंटर में चारों आतंकवादियों को मार गिराया गया। काफी ज्यादा विस्फोट हुआ, एक्सप्लोड हुआ और उसके बाद आप देखिए यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर क्षति कितनी हुई है। ये बन टोल प्लाजा के पास ये एक सुरक्षा बलों की एक यहाँ पर चौकी है। आप देख सकते हैं कि स्प्लिंटर मार्क्स कितने लगे हुए हैं इस दीवार पर। तो यहाँ पर एक एनकाउंटर चला, कई घंटों तक एनकाउंटर चला और जो सबसे अच्छी बात है कि सुरक्षा बलों को बहुत बड़ी कामयाबी मिली। ये चारों आतंकवादी पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी हैं। ऐसे आतंकियों को पाकिस्तानी सेना सीमा पर गोलीबारी की आड़ में भेजती है। भारी बर्फबारी की शुरुआत यहाँ कश्मीर में हो गई है और लाइन ऑफ कंट्रोल से लगते जो समूचे इलाके हैं उनके लिए बहुत बड़े मायने होते हैं इसके। यहाँ पर भी आप देखिए कि किस तरीके से मोटी मोटी बर्फ पड़ रही है और कुछ ही देर में ये पूरा इलाका ढक जाएगा। यानी जो सेना के जो जवान लगातार मुस्तैदी से लगे हुए हैं उनके लिए जो इसके मायने हैं वो कहते हैं कि आपको और ज्यादा सजग और ज्यादा सतर्क रहना है इस कठिनाई में भी। यानी इतनी बर्फबारी में भी उन्हें अपनी जगहों पर तैनात रहना है, अपनी पेट्रोलिंग की ड्यूटी लगातार निभाते रहना है और पाकिस्तान की तरफ से जितनी भी कोशिशें हो जाती हैं उन सबको नाकाम भी करना है। और हमारी सेना इसमें पूरी तरीके से सक्षम भी है। जिस तरीके से नगरोटा से लेकर दिल्ली तक आतंकियों के काले मंसूबों को नाकाम किया जा रहा है, उसी तरीके से यहां लाइन ऑफ कंट्रोल पर भी जो सेना के जवान हैं वो पूरी तरीके से तैनात हैं ये देखने के लिए कि इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश ऐसे मौसम में कम से कम न की जाए जो आतंकी हैं उनके द्वारा। यहाँ पर बर्फबारी किस तेजी से हो रही है वो आप देख सकते हैं। मौसम इस समय का जो है वो संकेत यही दे रहा है कि आने वाला समय और कठिन होता जाएगा। जिस तरह से ये भारी गोला बारूद से लैस थे उसमें आतंक का बड़ा प्लान दिखता है। बहुत मुमकिन है कि इन आतंकवादियों के टारगेट पर कश्मीर में होने वाले लोकल चुनाव थे। दिसंबर में पूरे जम्मू कश्मीर में ये चुनाव होने वाले हैं और इसी से पाकिस्तान बेचैन होगा। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर नगरोटा के पास टोल प्लाजा में हुए आज सुबह मुठभेड़ के बाद पूरे जम्मू कश्मीर में सुरक्षा को हाई अलर्ट पर रख दिया गया है। खासतौर से कश्मीर में जो है डीडीसी जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव होने हैं उससे पहले सुरक्षा व्यवस्था काफी चौकस कर दी गई है। यहां तक कि चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को भी प्रशासन और पुलिस की तरफ से कहा गया है कि वो सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ही जो है प्रचार करें। नगरोटा में जैश के आतंकवादियों का एनकाउंटर, ये गोला बारूद और पाकिस्तानी दवाइयां जम्मू कश्मीर के पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ किसे और सबूत चाहिए? ये पाकिस्तान से सप्लाई हो रहे आतंक के खिलाफ गवाही देने वाली बिल्कुल नई तस्वीरें हैं। श्रीनगर से अशरफ वाणी और जम्मू से सुनील जी भट्ट के साथ आज तक ब्यूरो। दरअसल नगरोटा में जो कुछ हुआ
जिस तरीके से उन आतंकियों को न्यूट्रलाइज किया गया वो पाकिस्तान की झल्लाहट और भारत की मुस्तैदी को दिखाता है, भारत की सुरक्षा कर्मियों की मुस्तैदी को दिखाता है। और दरअसल ये सिर्फ नगरोटा का हिस्सा नहीं जो कि जम्मू के भीतर पड़ता है, बल्कि अगर हम पूरे सरहदी इलाकों को भी देख लें तो भारतीय सेना हर जगह मुस्तैद है। अब मौसम देखिए इस तरह का है कि यहां पर खड़े रह पाना मुश्किल होता है, वहां पर घंटों घंटों की वो ड्यूटी हमारे सैनिक करते हैं, मौसम से भी लड़ रहे हैं, दुश्मन से भी लड़ रहे हैं, ऐसी ही लाइन ऑफ कंट्रोल, ठीक लाइन ऑफ कंट्रोल, और एक ऐसा हिस्सा जहां पर पाकिस्तान से हमारी दूरी मुश्किल से 500 मीटर की होगी, वहां पर मैं आज गई थी और वहां से आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। भारत पाकिस्तान के बीच ठीक नियंत्रण रेखा पर उस जगह पर हम मौजूद हैं जहां पर सीज फायर वायलेशंस यानी कि युद्ध विराम का उल्लंघन पाकिस्तान की तरफ से आम है। पाकिस्तान किन कारणों से सीज फायर वायलेशन करता है यह भी स्पष्ट है। देखिए, मौसम के बदलने से ठीक पहले यानी भारी बर्फबारी जो कि इस इलाके में आम है यहां पर, उससे पहले दूसरा आतंकवादियों को भारत की सीमा में दाखिल कराने के लिए, क्योंकि उसकी कहीं पर और चल नहीं पा रही है। नगरोटा जैसे जो घटना हमने देखे हैं वहां पर जिस तरीके से आतंकियों को न्यूट्रलाइज किया गया है वो भारतीय सेना के उसी पराक्रम का हिस्सा है, भारतीय सैन्य बलों के उसी शौर्य का हिस्सा है। क्योंकि लाइन ऑफ कंट्रोल पर आप सोचते होंगे कि इस तरह की अगर तारे हैं तो ये आतंकवादी आते कहां से हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल जिन इलाकों से होकर गुजरता है वहां पर नदियां भी हैं, वहां पर पहाड़ भी हैं, और यहां पर अगर आपको इस तरीके से इस फॉर्म में नजर आता है तो ऐसा नहीं है कि समूचे इलाके में आपको ऐसा ही दिख रहा है। कई जगह अगर बर्फ पड़ जाती है तो उसके भीतर चली जाती हैं वो तारें, कई जगह जहां नदी से गुजरता है वहां पर आपको पानी के नीचे भी दिखेंगी वो तारें। तो ऐसे बदलाव, ऐसे परिवर्तन आपको दिखते हैं, और इन्हीं सारी चीजों के बीच वो चुनौतियां रहती हैं। बेसिक ड्यूटीज यहां पर क्या है? मैम, जनरली इस इलाके में सभी ऑफिसर जैसे जवान 8 घंटे की संतरी ड्यूटी और उसके अलावा जो रूटीन ऑपरेशंस है जैसे कि हमारे फेंस चेक हो गया, पेट्रोल, एम्बुश और दुश्मन के द्वारा किया गया कोई सीज फायर वायलेशन या कोई और जवाबी कार्रवाई जैसे कि स्नाइपर वगैरह, इस तरह के ऑपरेशंस भी किए जाते हैं। सीज फायर वायलेशन आम इस पूरे क्षेत्र में रहता है तो पूरी तरीके से हम लोग तैयार रहते हैं कि उस समय अगर सीएफवी किया जा रहा है पाकिस्तान की तरफ से तो कुछ न कुछ उसके पीछे उसकी वो भी रहती है सोच। मैम, हर सीएफवी के पीछे कुछ ना कुछ वजह जरूर रहती है, लेकिन जैसा कि हम इस इलाके में है जो कि हाईली एक्टिव है, तो इस इलाके में हर जवान, हर ऑफिसर, हर जैसी हर चुनौती के लिए तैयार है। दुश्मन 24 घंटे 365 दिन, जिस दिन भी कोई भी कार्रवाई जैसे कि सीएफवी हो गया, स्टैंड ऑफ फायर, कोई भी कार्रवाई करना चाहे तो उसके लिए हर जवान यहाँ पे हर समय उस चीज के लिए तैयार रहता है। जैसे हम कहते हैं कि पोस्ट बहुत नजदीक जिन इलाकों में रहते हैं तो क्या उसमें अप्रोच भी आपका बदलता है? मैम, अप्रोच बदलते रहते हैं क्योंकि ये जो टेरेन है ये आप देख सकते हैं कि बहुत ही अलग किस्म का है। कुछ जगह पे खड़ी चटाई है, कुछ जगह पे स्टीप स्लोप है और कुछ जगह पे नदी नाले हैं। तो जनरली वो इलाके हैं उनको मद्देनजर रखते हुए यही पता लग पाता है कि यहाँ पे बहुत सारे अप्रोच इनका दुश्मन कभी भी इस्तेमाल कर सकता है। बारिश अभी हो रही है और बारिश के साथ हम देखते हैं कि बर्फबारी भी बहुत आम है यहाँ पर। मौसम भी एक चैलेंज है। मैम, मौसम यहाँ पे काफी बड़ा चैलेंज रहता है। मेरी कंपनी अंदाजा 9000 फीट की हाइट पे डिप्लॉयड है, जिसमें सालाना 5 महीने के आसपास बर्फ गिरती है। बर्फ का स्तर 100 से 150 मिलीमीटर तक का रहता है। हाँ। और उसके 100 से 150 सेंटीमीटर तक का, और इसके अलावा तकरीबन 3 महीने की बरसात रही। तो बरसात का एक बहुत ही बड़ा चैलेंज है जो हमारे हर तरह के ऑपरेशन में हमारे लिए बाधा बनता है। लेकिन हम इस चीज के बारे में नहीं दिक्कत करते हैं कि जैसे गांव वाले अगर इसके बियॉन्ड भी हैं तो उनकी भी पूरी सुरक्षा रहती है। मैडम, जो भी सिविल आदमी इस इलाके में रहता है वो हमारी जिम्मेदारी है। उनको हर तरह की सहायता, हर तरह की सुरक्षा प्रदान करना हमारा काम है। किसी कठिनाई के वक्त में, पेंडेमिक के वक्त में अगर उनको किसी मेडिकल हेल्प की, कैजुअलिटी इवैक्यूएशन की, राशन की, किसी भी चीज की जरूरत होती है तो उसके लिए सेना के दरवाजे हमेशा खुले और हर समय हम उसकी हेल्प के लिए तैयार रहते हैं। अब समझिए कि यहाँ पर इन क्षेत्रों में, इस पूरे इलाके में, पूरा जो पहाड़ी क्षेत्र है यहाँ पर माइनस में तापमान जाता है और यहाँ पर और ज्यादा उकसावा पाकिस्तान का शुरू होता है। कैमरा पर्सन हितेश कुमार और सत्या के साथ श्वेता सिंह, तंगधार आज तक। पाकिस्तान का आतंकी मंसूबा कैसे नाकाम हुआ है नगरोटा में वो हमने आपको दिखाया। हाफिज सईद को लेकर पाकिस्तान में इस समय क्या हलचल है, इन सारी चीजों के बीच पूर्व सेनाध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह से मेरे सहयोगी रोहित सरदाना ने खास बातचीत की है। इन सभी मुद्दों पर सवाल है, देखिए। वीके सिंह साहब, आपका स्वागत है आज तक पर। धन्यवाद बात करने के लिए इस विषय पर, क्योंकि आज जो कुछ हुआ है, जिस तरीके से ट्रक में आतंकवादी आ रहे थे और जैसे सुरक्षा बलों ने उस हमले को नाकाम किया है,
ये तैयारी इशारा करती है कि आतंकवादियों के तरीके बदल रहे हैं। जनरल साहब, 2020 में 90 आतंकवादियों से मुठभेड़ की बड़ी घटनाएं हुई हैं। 370 का आपने जिक्र किया कि हटने के बाद जनता लोकतांत्रिक प्रक्रिया की तरफ देख रही है। अगर लोकतांत्रिक प्रक्रिया की तरफ जनता देख रही है तो आपने खुद जो इशारा दिया कि ट्रक से आतंकवादी आ रहे हैं, उसमें अंदर से कहीं ना कहीं कोई सपोर्ट उनको मिल रहा है। ये दोनों चीजें एक दूसरे की विरोधाभासी लगती हैं। ये विरोधाभास नहीं है इसके अंदर। आतंकवादी आए, वो ट्रक ड्राइवर भाग गया है, मुझे पूरा यकीन है जम्मू कश्मीर पुलिस उसको जल्दी पकड़ेगी, उससे खुलासे होंगे कहां से घुसे, कैसे घुसे, किसने मदद की। देखिए, किसी भी सिस्टम में आपको कुछ चंद एक लोग ऐसे मिलेंगे जो देश का साथ नहीं देते, जो या तो पैसे के लालच में या किसी और लालच के अंदर देशद्रोहियों का साथ देने को तैयार हो जाते हैं। ये उस लिहाज से आप इसको देखिए। लेकिन जनरल साहब, आप क्या कहना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान को जम्मू कश्मीर में लोकतांत्रिक प्रक्रिया रास नहीं आ रही, इसलिए एन चुनाव के मौके पे ये तैयारी की गई है? उनको जम्मू और कश्मीर का कोई चुनाव आज तक रास नहीं आया है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया शुरू हुई है, 370 हटा, उनको बिल्कुल रास नहीं आ रहा है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि लोग बाग ये समझें कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में उनके हक और हकूक की जो देखभाल हो रही है वो उनको रास नहीं आ रहा है। लेकिन गुपकार रोड वाली टीम तो 370 का पुनर्जन्म चाहती है कश्मीर में। देखिए, गुपकार रोड की जो टीम है उसमें मैं कहूंगा कि अलग अलग दर्जे के लोग बाग हैं। कुछ ऐसे हैं जिनके बारे में अगर आप थोड़ा सा समय में पीछे जाएं तो उनको आतंकवादियों का हिमायती बोला जाता था। कुछ ऐसे हैं जो सिर्फ स्वार्थ से भरपूर हैं, बिन पैंदे के लोटे, एक दिन उधर चले गए, एक दिन दूसरी तरफ चले गए, सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए कार्य करते। कुछ ऐसे हैं जो कि इस बस में बैठने के लिए, गुपकार गैंग की बस में बैठने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। कुछ ऐसे हैं जिनके पास और कुछ करने को नहीं है, तो उन्होंने कहा यहीं पे अपनी क्या कहते हैं रोटियां सेक लेते हैं। तो अलग अलग तरह के लोग बाग हैं, और मैं ये कहूंगा कि हमें इनको ज्यादा हवा नहीं देनी चाहिए। इनका कोई अभी वजूद नहीं बचा है, अब जनता का वजूद है। जनता को अपने आप पता चलेगा कि अब तक जो वहां पर प्रगति होनी चाहिए थी, विकास होना चाहिए था, वो इन लोगों के कारण नहीं हो पाया। और मैं कई बार गया हूं अभी बीच में जम्मू और कश्मीर में, और मैंने देखा है कि जितना उत्साह लोगों के अंदर है, जितना उत्साह ग्राम प्रधानों के अंदर है, जितना उत्साह बीडीसी मेंबर्स के अंदर है, बहुत उत्साह है। लेकिन जनरल साहब, आपने कहा इनमें कुछ लोग ऐसे हैं जो बिन पेंदे के हैं, कुछ ऐसे हैं जो आतंकवादियों के समर्थक थे, पर कुछ ऐसे हैं जिनके साथ आपकी सरकार थी, और कुछ ऐसे हैं जिनको आप पूरे देश में देशद्रोही बता रहे हैं। उसके बावजूद करगिल में उन्हीं के साथ गठबंधन करके आपकी पार्टी चुनाव भी लड़ना चाह रही है। आज ही के अखबार में यह बात छपी हुई है। फिर लोग किस पे यकीन करें, गुपकार पे या सरकार पे? सरकार पर यकीन करिए, और गुपकार को रोड रहने दीजिए, उसको गैंग के साथ मत जोड़िए। तो गुपकार का उपचार भी तो सरकार को ही करना पड़ेगा ना सर? बिल्कुल, उपचार भी होगा, और उपचार मैं ये मानकर चलता हूं, उपचार जनता करेगी। मुझे जम्मू और कश्मीर की जनता के ऊपर बहुत विश्वास है कि अगर उनको चीज सही दिखती है तो उस सही चीज को लेकर वो आगे बढ़ते हैं। आखिरी सवाल है, पाकिस्तान ने आज हाफिज सईद पर कार्रवाई की है और एंटी टेरर कोर्ट ने 10.5 साल की सजा सुनाई है। आपको लगता है दुनिया के दबाव में, भारत के दबाव में पाकिस्तान थोड़ा सीरियस हुआ है, या फिर ये रंगमंच का सीन है जो हर थोड़े दिन में कुछ ना कुछ ऐसा दिखाई देता है? बस मेरी व्यक्तिगत विचारधारा ये है कि पाकिस्तान पे विश्वास नहीं कर सकते। जो रेडियो झूठिस्तान चलाता था 1965 में, उसके ऊपर क्या विश्वास करेंगे? आज आपको एक नाटक करके दिखाएगा जी हाफिज सईद पे ही हो गया, कल उसको निकाल के कहीं और बैठा देगा। तो जब तक चीजों के ऊपर पूरे तरीके से कोई पूरा एक्शन नहीं होता है, तब तक मैं तो विश्वास नहीं करूंगा। तो ये एक्शन पाकिस्तान करे, या समय आ गया कि भारत को कोई एक्शन कर लेना चाहिए? अब देखिए, एक्शन जब समय आएगा तब तो हर एक चीज का उपयुक्त समय होता है।
उपयुक्त उसके लिए तरीके बनाए जाते हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि अभी तो पाकिस्तान के हुक्मरानों को अपनी सेना से डर लगना चाहिए। जिस तरीके से वहां पे बदहाली चल रही है, पता नहीं कितने दिन और रहेंगे वहां पर वो लोग। तो भारत सरकार के मंत्री को नहीं, लेकिन भारतीय सेना के पूर्व प्रमुख को क्या ये नहीं लगता कि यही बेस्ट टाइम है जब भारत को पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए बड़ा? नहीं यार, देखिए, हर चीज सिर्फ सेना की सोच नहीं होती है। जब देश काम करता है तो उसमें सबकी सोच होती है, और किसी भी चीज को आगे ले जाने के लिए उसमें राजनीतिक, कूटनीतिक और सैन्य नीति के हिसाब से तीनों चीजों को जब तक मिलाकर हम नहीं चलेंगे तब तक अच्छी चीज नहीं बनेगी। जनरल वीके सिंह खरी खरी बातें बता रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के लिए सारी चेतावनी पर्याप्त है। हम आपको बताते हैं अब, और इस बात का विश्लेषण करते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ है कि पाकिस्तान को अपने सबसे चहीते आतंकवादी हाफिज सईद को लेकर अपना पैतरा बदलना पड़ा है। क्यों ऐसा हो रहा है कि जेल की सलाखें और हाफिज सईद। आज पाकिस्तान की एक अदालत ने लश्कर तैयबा के सरगना और मुंबई आतंकी हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद को 10.5 साल कैद की सजा सुनाई है। हाफिज सईद को यह सजा टेरर फंडिंग के 2 मामलों में सुनाई गई। हाफिज के साथ ही आतंकवादी अब्दुल रहमान मक्की को भी 6 महीने की सजा सुनाई गई है। इसके अलावा अदालत ने हाफिज सईद की संपत्ति को जब्त करने का आदेश दिया है। हाफिज सईद पर 1,10,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। हाफिज सईद को सजा सुनाए जाने की ब्रेकिंग न्यूज पाकिस्तानी न्यूज चैनलों पर ऐसे चली मानो कोई शोक समाचार चल रहा हो। वैसे ये सही भी है, क्योंकि ग्लोबल आतंकवादी हाफिज सईद को सजा दिलवाने का काम पाकिस्तानी सरकार ने मजबूरी में किया है, वरना यही पाकिस्तान सरकार है जो हाफिज सईद को आतंकवादी तक मानने को तैयार नहीं थी, और यही पाकिस्तान की अदालतें थी जिन्होंने हाफिज सईद को मुंबई आतंकी हमले में क्लीन चिट दे दी थी, सारे सबूत होने के बावजूद। लेकिन ग्लोबल टेरर फंडिंग की निगरानी करने वाली संस्था फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF ने जब से पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला है, तब से पाकिस्तान पर इतना प्रेशर है कि हाफिज सईद पिछले 1.5 साल से जेल में बंद है और वहां की अदालतें उसे सजा पे सजा सुना रही हैं। यानी पाकिस्तान की ये सारी पैंतरेबाजी सिर्फ FATF की ब्लैकलिस्ट में शामिल होने से बचने की कोशिश भर है, वरना यही इमरान सरकार है जिसके मंत्रियों ने ऐलान किया था कि उनके राज में हाफिज सईद को कोई छू भी नहीं सकता। छत्तीसगढ़ की अदालत में हाफिज सईद के खिलाफ फंडिंग केस की समाअत हुई है। ATC में सरबराह जमातुद्दावा हाफिज सईद के खिलाफ फंडिंग केस का ये मामला है। हाफिज सईद को 1,10,000 रुपए जुर्माना। पाकिस्तान की आंखों के तारे, पाकिस्तानी फौज के दुलारे, पाकिस्तानी सरकार के थिंक टैंक, पाकिस्तान में कश्मीर मामलों के वरिष्ठ जानकार। ये जंग जारी है, मोदी इंशाअल्लाह हम ये जंग लड़ेंगे, और इंशाअल्लाह ये जंग हम कश्मीर में भी जीतेंगे। दुनिया के लिए ग्लोबल टेररिस्ट और पाकिस्तान के चहेते हाफिज सईद को अदालत ने 10.5 साल की सजा सुना दी। उसकी जायदाद जब्त करने का आदेश दे दिया। ये ब्रेकिंग न्यूज पाकिस्तान के न्यूज चैनलों पर ऐसे चली मानो कोई शोक संदेश प्रसारित किया गया। दावा हाफिज सईद के खिलाफ फंडिंग केस का ये मामला है। हाफिज सईद को 10 साल 6 माह कैद और 1,10,000 जुर्माने की सजा सुना दी गई। सजा सुनकर हाफिज सईद इतना दुखी नहीं होगा जितना पाकिस्तान में उसके मुरीद हो गए, जिसकी नजर में हाफिज सईद ग्लोबल टेररिस्ट नहीं बल्कि नेक बंदा है। हाफिज साहब के साथ चलोगे, उनकी आवाज में लबैक कहोगे। ये जंग जारी है, मोदी इंशाअल्लाह हम ये जंग लड़ेंगे, और इंशाअल्लाह ये जंग हम कश्मीर में भी जीतेंगे। ये जंग इंशाअल्लाह हैदराबाद दक्कन में भी जीतेंगे। ये हर जगह जीतेंगे। वक्त की बात है। आज हाफिज सईद का ऐसा वक्त आ गया है कि जो पाकिस्तानी सरकार और फौज हाफिज सईद को अपना मेंटोर मानती थी, वो अब उसे आतंकवादी मानने को मजबूर हो गई। वरना ज्यादा पुरानी बात नहीं जब खुद इमरान सरकार दुनिया के इस मोस्ट वांटेड आतंकवादी की हाफिज बनी हुई थी।
इंशाअल्लाह कोई माई का लाल जब तक हम असेंबली में और तहरीक इंसाफ है, हाफिज सईद साहब को तो छोड़े, जो पाकिस्तान के लिए हक और कलमा हक का साथ देगा हम उसका साथ देंगे इंशाअल्लाह। ये हमारा ईमान है, हमारा ईमान है। जो इमरान सरकार हाफिज सईद जैसे आतंकवादियों पर ईमान रखती आई है, उसी इमरान सरकार ने पिछले 1.5 साल से अपने प्यारे हाफिज सईद को जेल में डाला हुआ है। इसकी भी इनसाइड स्टोरी। फेटफ का जो सबसे बड़ा पाकिस्तान के ऊपर एक इतराज़ रहा है वो ये रहा है कि आप हमेशा से अदाद शुमार देते हैं कि आपने केसेस तो सैकड़ों की तादाद में रजिस्टर्ड किए हैं, लेकिन कन्विक्शन रेट क्या है। तो कन्विक्शन के ऊपर खासा एक इतराज़ था और जाहिर है कि हाफिज सईद का जो नाम एक बड़ा नाम है और उसकी अगर कन्विक्शन हो रही है तो उससे मैसेज जाएगा पूरी दुनिया में। फरवरी 2019 में FATF से फटकार लगने के बाद पाकिस्तान सरकार ने हाफिज सईद के आतंकी संगठन लश्कर तैयबा उर्फ जमात-उद-दावा और उसके फलाह इंसानियत फाउंडेशन पर बैन लगा दिया। इसके बाद जुलाई 2019 में हाफिज सईद को पाकिस्तान के काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट यानी CTD ने गिरफ्तार कर लिया। तभी से हाफिज सईद लाहौर की जेल में बंद है। CTD के मुताबिक हाफिज सईद अपनी चैरिटी फाउंडेशन के जरिए जो पैसा कमाता था उसका इस्तेमाल आतंकी गतिविधियों को फंड करने में लगाता था। हाफिज सईद के खिलाफ पूरे पाकिस्तान में टेरर फाइनेंसिंग, मनी लॉन्ड्रिंग और जमीनों पर अवैध कब्जों के करीब 29 केस दर्ज हैं। टेरर फंडिंग के 2 मामलों में उसे इस साल फरवरी में भी 11 साल की कैद की सजा सुनाई गई थी और अब टेरर फंडिंग के ही एक और केस में उसे और उसके साथियों को 10.5 साल कैद की सजा सुनाई गई है। अभी हाल ही में FATF ने पाकिस्तान को आखिरी मौका दिया है। फरवरी 2021 तक पाकिस्तान को टेरर फंडिंग के खिलाफ एक्शन लेने का टाइम मिला है, नहीं तो वो ब्लैक लिस्टेड हो जाएगा। आखिर पाकिस्तानी सरकार की मजबूरी भी तो समझिए। खुद पाकिस्तान के रेल मंत्री शेख रशीद सरकार की मजबूरी का इजहार कर चुके हैं। हाफिज सईद जो दुनिया में एक माहौल बना है, FATF ने जो माहौल बनाया है वो उसकी भेंट चढ़ गए हैं, वो ना दहशतगर्द हैं। जाहिर है हाफिज सईद के खिलाफ एक्शन लेना इमरान सरकार की आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई नहीं बल्कि मजबूरी है। FATF में मुंह काला होने से बचने की कोशिश है, वरना तो उनके दिल में हाफिज सईद की कितनी जबरदस्त इज्जत है ये किसी से छिपा थोड़ी ही है। ये देख लीजिए, अक्टूबर 2018 की तस्वीर है जिसमें ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस चल रही थी और हाफिज सईद इसमें मुख्य वक्ता के तौर पर बैठा था। इमरान सरकार को विदेश नीति की क्लास दे रहा था। पाकिस्तान की दुश्मनी पर ये इलेक्शन लड़ना चाहता है। हमारी सरहदों पर कार्रवाइयां शुरू हो जाएंगी। दुनिया जानती है कि हाफिज सईद के हाथ कितने निर्दोष लोगों के खून से रंगे हैं। वो मुंबई आतंकी हमले में मोस्ट वांटेड है। संयुक्त राष्ट्र ने उसे ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया हुआ है। अमेरिका ने उस पर $1 करोड़ का इनाम रखा हुआ है। लेकिन ये पाकिस्तान के लोगों का प्यार ही है जो हाफिज सईद पाकिस्तान में खुलेआम घूमता है, जल से करता है, भारत के खिलाफ आग उगलता है। अपने प्रशंसकों की नजरों में वो छोटा मोटा हिस्ट्री शीटर तो हो सकता है, लेकिन ग्लोबल आतंकवादी नहीं। पाकिस्तान के अंदर किसी दहशतगर्दी के मामले में हाफिज सईद इन्वॉल्व नहीं है। शायद कहीं उसके कुछ लोग जमीनों के कब्जे में इन्वॉल्व हो, बट दैट इज लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम। जहां तक दहशतगर्दी का मामला है वो किसी चीज में इन्वॉल्व नहीं है। वो अगर बात करता है तो वो कश्मीर की इंडिपेंडेंस की, कश्मीर की कॉज की और कश्मीर मूवमेंट की बात करता है। हमने उसको उठा के अंदर डाल दिया। अब मजे की बात देखिए कि हाफिज सईद को पाकिस्तान की कोर्ट ने सजा सुनाई। हाफिज सईद को जेल में पाकिस्तान की पुलिस ने डाला हुआ है। हाफिज सईद की जायदाद पाकिस्तानी सरकार ने जब्त करनी है, इसके लिए उसे FATF ने मजबूर किया है, लेकिन पाकिस्तान दोषी भारत को बता रहा है। भला ये क्या बात हुई? ये पहले भी मुझे समझ नहीं आई थी कि ये हमने क्यों किया था और अब भी हमने क्यों किया है। शायद FATF की प्रेशर है हमारे ऊपर। वो भी एक पॉलिटिसाइज्ड मैकेनिज्म है। आप अगर देखें तो जो पूरा ग्लोबल काउंटर टेररिज्म स्ट्रक्चर खड़ा किया गया है या मनी लॉन्ड्रिंग के लिए जो स्ट्रक्चर खड़ा गया है वो हेविली टिल्टेड इन फेवर ऑफ इंडिया या जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं।
आतंकवादी हाफिज सईद की जो हैसियत थी पाकिस्तान में, उसे देखकर साफ साफ समझा जा सकता है कि आज की तारीख में पाकिस्तान में लोगों को इतना ज्यादा क्यों दुख हो रहा है हाफिज सईद की को लेकर, ये जो 10.5 साल की सजा सुनाई गई है उसे लेकर। आखिरकार पाकिस्तान की सरकार को वहां पर मानना ही पड़ा कि हाफिज सईद एक आतंकवादी है, जमात उद दावा आतंकवादी संगठन है, हाफिज सईद इस आतंकी संगठन का सरगना है, उसकी चैरिटी संस्थाएं टेरर फंडिंग का स्रोत हैं। हाफिज सईद पाकिस्तान और भारत में आतंकी वारदातों का मास्टरमाइंड है। और अब पाकिस्तान इस बात से भी इनकार नहीं कर सकता कि हाफिज सईद मुंबई आतंकी हमले का मास्टरमाइंड था। FATF में ब्लैकलिस्ट होने के डर की वजह से आखिरकार पाकिस्तान लाइन पर आ गया, वरना यही इमरान खान हैं जो प्रधानमंत्री बनने से पहले हाफिज सईद की शान में कसीदे पढ़ा करते थे। हम आपको 2011 की एक वीडियो क्लिप दिखाते हैं जब हाफिज सईद को जिंदा या मुर्दा पकड़ने पर अमेरिका ने $1 करोड़ का इनाम रखा था। तब इमरान बुरी तरह बौखला गए थे। वो हाफिज सईद साहब यहाँ खुल के फिर रहे हैं। अगर आपको कोई किसी किस्म का उनके ऊपर एलिगेशन है, सुप्रीम कोर्ट में जाएं, अपनी अदालतों में जाएं, लेकिन आप अदालत वो एक पाकिस्तानी शहरी के ऊपर बाहर से आपने फैसला कर दिया कि जनाब इसके ऊपर हेड मनी लगा दी है। ये कोई मुल्क अपने मुल्क में अलाउ करता है? एक अपने लोग ड्रोन से मरवा रहे हैं, एक उनकी जंग में वैसे 40,000 मरवा चुके हैं, एक मुल्क को तबाह कर बैठे हैं, $70 अरब का नुकसान। अब वो वहां से बैठ के एक तो बलूचिस्तान के ऊपर स्टेटमेंट दे रहे हैं, वो और ज्यादा हमारे लिए मुश्किल है। और उसके बाद इतनी कुर्बानियों के बाद एक पाकिस्तानी शहरी के ऊपर उन्होंने हेड मनी लगा दी है। और अब खबरदार में अर्थव्यवस्था की बात, क्योंकि ऑटो सेक्टर के लिए ये जो फेस्टिव सीजन है वो बड़ा अच्छा रहा था। ई कॉमर्स के लिए हमने आपको बताया था कि किस तरीके से बेहतर समय रहा है जो फेस्टिव सीजन, लेकिन सिर्फ इन 2 सेक्टर्स के हिसाब से ये उम्मीद लगा लेना कि पूरी अर्थव्यवस्था उभर जाएगी और कोरोना का जो दुष्प्रभाव था अर्थव्यवस्था पर वो नहीं रहेगा, ये गलत है। फेस्टिव सीजन के सबसे खास दिन इस बार 17 अक्टूबर से 14 नवंबर तक थे, यानी नवरात्र से लेकर दिवाली तक। यही वो समय है जब हर तरह के सामान की जोरदार बिक्री होती है। इस बार कोरोना काल में तो ये समय कुछ और ही ज्यादा खास था। कंपनियों और दुकानदारों को लॉकडाउन में हुए नुकसान की भरपाई की उम्मीद थी और सरकार को इस बिक्री के सहारे इकोनॉमी में तेजी आने का भरोसा था। अभी तक के आंकड़ों को देखें तो बिक्री में कुछ ऐसा ही माहौल नजर आता है। दिवाली पर बाजारों से होने वाली बिक्री पिछले साल 70,000 करोड़ से बढ़कर इस बार 72,000 करोड़ पर पहुंच गई। ई कॉमर्स के जरिए होने वाली बिक्री में 10% पॉइंट्स का इजाफा हुआ है। कारों की बिक्री 4.5 लाख के पार जाने का अनुमान है, जो पिछले साल के मुकाबले 8 से 9% ज्यादा होगी। हीरो मोटोकॉर्प ने 14 लाख से ज्यादा मोटरसाइकिल और स्कूटर बेचे हैं, जो पिछले साल से तो 2% कम है, लेकिन 2018 से 3% ज्यादा है। इस बढ़ोतरी में सबसे ज्यादा खास है ऑटोमोबाइल सेक्टर की बिक्री। वो इसीलिए क्योंकि इसे ही इकोनॉमी के रिवाइवल का असली हीरो माना जा सकता है। दरअसल भारत की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का आकार 8.76 लाख करोड़ का है। इसमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर करीब 2 करोड़ लोग काम करते हैं। ऐसे में अगर ये इंडस्ट्री त्योहारों के दम पर अपना बुरा वक्त गुजारकर अच्छे दिनों की गवाह बन गई है, तो फिर इससे देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। हालांकि इस तेजी के बीच कुछ डर भी है। सबसे पहले तो ये कहा जा सकता है कि कोरोना काल में पब्लिक ट्रांसपोर्ट से बचने के लिए लोग खुद अपने ही वाहन खरीद रहे हैं। इससे बिक्री फिलहाल तो बढ़ गई है, लेकिन लंबे समय तक जारी नहीं रहेगी। इसके अलावा ये भी कहा जा सकता है कि लॉकडाउन के दौरान कार न खरीद पाने वाले लोग अब खरीदारी कर रहे हैं और ये भी अब जारी नहीं रहेगा। इन दोनों ही अनुमानों पर मुहर लगा रही है लोकल वेंडर्स की फीकी दिवाली। दरअसल लोगों ने केवल अपनी जरूरत और सुरक्षा या कहीं बचाव के सामानों पर खर्च तो किया, लेकिन बाजारों में रेडी पटरी वालों से खरीदारी करने से उन्होंने परहेज किया है। महाजन का पूंजी है, बिक्री बटा है ये नहीं है। हम लोग अब समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे पूंजी निकाले। व्यापार हुआ ही नहीं अपना, जो वरलक्ष्मी में, दशहरा में। अब ये उम्मीद रखा था दीपावली में चलेगा, उसमें भी चला गया। हर टाइम के जैसा दीपावली नहीं है। हर साल जैसे मंगाते हैं, मगर अभी ये साल कुछ भी नहीं है, 10-15% भी व्यापार। पिछले के मुकाबले 20% बिजनेस है सारा। कारीगर कम है, माल की प्रोडक्शन कम है, माल का रेट ज्यादा है, गाहक को पड़ता नहीं पड़ता। तो अभी तो मेरे का 10% काम भी नहीं चला हुआ। बहुत नुकसान है जी, ऊपर से पटाखा महंगा, ऊपर से कोरोना की मार है। कोरोना के कारण खाली समझिए तो मैंने 50% या 40-45% है बिक्री। ऐसे में अगर दिवाली की बिक्री का दोहरा रवैया नजर आता है, तो फिर ये इकोनॉमी में तेजी तो कतई नहीं हो सकती।
साथ ही जिस तरीके से कोरोना के डराने वाले आंकड़े दोबारा आने लगे हैं, उससे तो तेजी की रही सही उम्मीद भी ध्वस्त हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव जो है, अब उसके असर की हम बात करते हैं, क्योंकि जो मोबाइल उद्योग है उसमें लगभग 1 महीने पहले इसे लागू किया गया था और असर ये हुआ है कि मार्च महीने तक ये दावा किया जा रहा है कि 50,000 नई नौकरियां जनरेट हो सकती। PLI स्कीम यानी परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव, जिसमें सरकार चुनिंदा सेक्टर के मैन्युफैक्चरर्स को ज्यादा उत्पादन करने पर रियायत देती है। ये स्कीम अब भारत में रोजगार के लिहाज से बड़े कारनामे करने को तैयार है। अनुमान जताया जा रहा है कि मार्च 2021 तक भारत के हैंडसेट मैन्युफैक्चरर्स 50,000 लोगों को नौकरी पर रखेंगे। पिछले साल इन कंपनियों ने 15,000 लोगों को नौकरी पर रखा था। इस सेक्टर में फिलहाल 7 लाख लोग काम करते हैं। इसके अलावा भारत कई इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट में सरताज बनकर भी रोजगार के मौके बढ़ाने का कमाल कर सकता है। इंडियन सेल्यूलर एंड इलेक्ट्रॉनिक एसोसिएशन यानी ICEA के मुताबिक भारत अपने लैपटॉप और टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग क्षमता को 2025 तक $100 अरब तक कर सकता है। लैपटॉप और टैबलेट PC के निर्माण को बढ़ाकर भारत ग्लोबल मार्केट में 26% की हिस्सेदारी हासिल कर सकता है, जो अभी महज 1% है। लैपटॉप और टैबलेट के मामले में भारत अभी भी आयात के भरोसे है। इसमें से 87% आयात चीन से होता है। इससे 5 लाख नौकरियां भी पैदा होंगी और $75 अरब की विदेशी मुद्रा का आदान प्रदान भी हो सकता है। इससे 2025 तक $1 अरब का निवेश मिलने की भी उम्मीद है। लैपटॉप मार्केट भारत में बहुत बड़ा मार्केट नहीं है और टैबलेट का भी भारत में छोटा ही मार्केट है। हालांकि मोबाइल फोन्स के बाद ये 2 बड़े IT प्रोडक्ट्स हैं। भारत का इलेक्ट्रॉनिक मार्केट $65 अरब का हो चुका है, जिसमें सबसे ज्यादा योगदान स्मार्टफोन्स का है। दुनिया भर के लिए लैपटॉप और टैबलेट बनाकर भारत ग्लोबल मार्केट में बढ़िया हिस्सेदारी हासिल कर सकता है। नेशनल पॉलिसी ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स 2019 में 2025 तक $400 अरब के इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग टर्नओवर का लक्ष्य रखा गया था, जिसमें से $190 अरब मोबाइल फोन सेगमेंट से आने की उम्मीद है। घरेलू बाजार में 2025 तक लगभग $170 अरब का कारोबार होगा और NPE के $230 अरब के लक्ष्य को पूरा करने के लिए इसके एक्सपोर्ट मार्केट पर भी ध्यान देने की जरूरत होगी। सरकार ने एक्सपोर्ट के लिए मोबाइल फोन प्रोडक्शन के जरिए $110 अरब हासिल करने का लक्ष्य रखा है। टैबलेट की मैन्युफैक्चरिंग उन भारतीय कंपनियों के लिए बड़ा मौका है जो फिलहाल मोबाइल फोन का उत्पादन कर रही हैं, लेकिन भारत में मैन्युफैक्चरर को महंगी बिजली, टैक्स जैसी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जो वियतनाम और चीन के मुकाबले भारत के सामान को करीब 10 से 20% महंगा बना देता है। ऐसे में अगर इन मुश्किलों का समाधान सरकार करेगी तो फिर भारत को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनने से कोई नहीं रोक सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।